Hi kids, I'm Mr. Bobby. I'm your accounts mentor and I would like you to subscribe my channel so that हम आपको अच्छे से अच्छे videos, educational videos pass on forward कर सकें. So in the last video what we did, हमने जो admission, partnership admission में revaluation के केसेस एडजस्टमेंट्स पे डिस्कशन कर रहे थे. उसमें से हमने कुछ डिस्कशंस की भी थी एंड आज हम उन डिस्कशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो देखते हैं कि लास्ट वीडियो के हिसाब से आगे क्या क्या डिस्कशंस हो सकती हैं. स्टॉक टिल स्टॉक वी डिड, हम कर चुके थे कि स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड का स्टॉक की एडजस्टमेंट हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. तो इस क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे कि स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड. आपका जो स्टॉक है, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप मुझे बताएंगे अगर आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है बाय 9000 तो इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. ओवर वैल्यूड है तो यस, अगर आपका स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है तो सबसे पहले जो है आपका क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा. If your stock is overvalued by 9000 तो ये फायदा है या नुकसान है, इसे कहां पे लिखा जाए. फायदा या नुकसान बताइए. ये आपका नुकसान है. ओवरवैल्यूड, आपने स्टॉक को फालतू लिखा हुआ है, स्टॉक 9000 से ज्यादा लिखा हुआ है. तो अब आप क्या करेंगे, स्टॉक को कम नहीं करेंगे क्या, उसको आप ठीक नहीं करेंगे. तो स्टॉक को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे ना. एसेट का कम होना फायदा होता है या नुकसान होता है. ये नुकसान होता है. तो नुकसान कहाँ पे आएगा, नुकसान आपका यहां पे आ जाएगा. दैट इज योर एडजस्टमेंट व्हेन स्टॉक इज ओवर वैल्यूड. स्टॉक इज व्हाट, ओवर वैल्यूड. भाई फालतू का लिख दिया, फालतू नहीं लिखना, उसको सही करना है, हमने उसे सही कर दिया. चलिए आगे एक और लेके चलते हैं. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड. अब आ गया परसेंटेज. मैं बार बार बोलूंगा, परसेंटेज की जहां पे बात आएगी हम उस पे वर्कआउट करेंगे. आपको पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं. यहाँ पे उन्होंने बोला है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%. स्ट्रेट अवे परसेंट दे रखा है. और बुक वैल्यू, स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी थी आपकी, 54,000. दिस मीन्स दिस इज ओवर वैल्यूड. ओवर वैल्यूड बाय 20%. 20% से ओवर वैल्यूड है. मैंने आपको लास्ट क्लास में टेक्निक बताई थी, 2 टेक्निक बताई थी, दोनों को मैं डिस्कशन अगेन कर रहा हूं. तो यहां पे हम मान के चलेंगे लेट ओरिजिनल प्राइस और कॉस्ट ऑफ द स्टॉक इज, मान लो 100 रुपया है. अब अगर आपने इसको, ये दिस इज OR ओरिजिनल और ये है ओवर वैल्यूड प्राइस और कॉस्ट कितना है, 20% ज्यादा है. 100 का स्टॉक है और आपने उसको 20% ऊपर लिखा हुआ है. अगर आपने इसे 20% ऊपर लिखा हुआ है तो कितना हो गया, 120 का आपने लिखा हुआ है. अब बुक्स में आपने कितना लिखा हुआ है, दिस इज ओवर वैल्यू, दिस इज ओवर वैल्यू 54,000. तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी बनती है, x. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 54,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 120x. 54,000 इंटू 100 बाय 120 इज इक्वल टू x. अब आप इसे कैंसल आउट कीजिए. दिस ठीक है जी, 6 2 6900. दिस 24850. दैट मीन्स आपकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी है आपकी, 45,000. 45,000 आपकी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू है. आपने लिखा कितना है, 54. अब आप इसे क्या करेंगे, माइनस. गुड, माइनस 9,000 आपने इसमें से माइनस किया, सो दैट आपका कितना बन जाएगा, 45,000 बन जाएगा. और ये 9,000 का फायदा या नुकसान है, 9,000 का आपका नुकसान है. अब कई बच्चों को लगता है ये लेट करना, ये करना. आपको एक छोटी सी टेक्निक और बताता हूं, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो मेरे ख्याल से आपका टाइम सेव हो जाएगा. तो आपका जो यहां पे जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू
बुक वैल्यू है हाउ मच 54,000। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। अगर तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड जितना परसेंट भी है, लाइक 20%, तो 100 में 20 ऐड कर दो। और अगर अंडर वैल्यूड है तो माइनस कर दो। ओवर में आपको क्या करना है? उसको प्लस करना है। तो यहां पे कितना आ जाएगा नीचे? 120। तो अल्टीमेटली शॉर्टकट में यही वाली फिगर बन जाएगी। अगेन बोलते हैं, आपकी बुक वैल्यू इज हाउ मच 54,000, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर तो ओवर वैल्यूड है, ओवर है, तो 100 प्लस परसेंटेज, और अगर अंडर वैल्यूड है तो उसमें क्या करोगे? 100 माइनस परसेंटेज। बस इतना से याद रखो, आपके पास ये फिगर आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से हमारा ये वाला केस, स्टॉक का केस, आज कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या आपकी एडजस्टमेंट्स बनती है। जी आगे की एडजस्टमेंट्स भी बहुत सारी हैं, लेके चलते हैं आपका। दिस एडजस्टमेंट इट सेज out of the total creditor a sum of 32,000 is due to C which is to be transferred to his capital account. Fine, total creditor अब यहां पे मैं आपको बना देता हूं, और एक हमने बना लिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, बट हो सकता है इस एडजस्टमेंट में ना आए। देन कम्स योर कैपिटल अकाउंट, देन कम्स योर बैलेंस शीट, हम बना लेते हैं जहां पे आएगा। अब वो बोलते हैं आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने के हैं? क्रेडिटर आपके टोटल क्रेडिटर हैं 35,000, और इसमें से मिस्टर सी की बात कर रहे हैं, मिस्टर पर्सन जो ये सी है, हमने इसका पैसा देना है, हम उसको बिजनेस में लेके आ रहे हैं, हम उसको बिजनेस में ला रहे हैं, और वो कहता है कि जो आपने मेरा पैसा देना है इसे आप कैसा ट्रीट कीजिए? इसे आप ट्रीट कीजिए एज माई कैपिटल। तो वेरी सिंपल, तो मैं क्या करूं? ये क्रेडिटर का जो अमाउंट है माइनस कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया, और यहां पे जो सी, जो इनकमिंग पार्टनर है, दिस इज द इनकमिंग पार्टनर, यहां पे लिख दीजिए कि ये उसका कैपिटल का अमाउंट बन गया। लेकिन रीजन में आप क्या देंगे? रीजन में आप कैश नहीं लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? कैपिटल में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी आपकी? जर्नल एंट्री बनी, क्रेडिटर की नेचर क्या थी आपकी? क्रेडिट थी, उसे खत्म किया, तो आपने क्या किया? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 35,000, और इसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? टू सीज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 35,000, हमने उसे इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी पेपर में एडजस्टमेंट आती है, जरूर आएगा आपको। नेक्स्ट लेके चलते हैं जी। एन ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 6,000 इज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। अनरिकॉर्डेड का मतलब है हमने किसी वजह से उसको बैलेंस शीट में हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। समटाइम्स आपका कोई स्टोर रूम है, स्टोर रूम में कोई आपका प्रिंटर पड़ा था, आपको ध्यान ही नहीं रहा और आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें वो वाला प्रिंटर मिल चुका है और अब हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो वो प्रिंटर क्या है? मेरा एसेट है। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट को यहाँ पे लिख दिया जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट। कितने का है जी आपका अनरिकॉर्डेड एसेट? उसका कुछ भी नाम दिया हो तो वो लिख दीजिए 6,000। अब आपका एसेट की वैल्यू, आपको पता लगा कि आपका कबाड़ में एसेट पड़ा था, आपको एसेट मिला, फायदा या नुकसान है? फायदा है। तो फायदा कहां पे आएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में आएगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ रुपीज हाउ मच? 6,000। सिंपल, कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं जी। इसे मैं फॉर द टाइमिंग रब कर रहा हूं। अब हम आगे की एडजस्टमेंट्स लेके चलते हैं कि हमारे पास और क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं और हम उन्हें कैसे कैसे कर सकते हैं। साइड बाय साइड जर्नल एंट्री भी करते जाइए आप। आपकी जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल हो जाती हैं। जैसे जैसे आप उसकी एंट्री कर रहे हैं तो आप उसको कीजिए। लाइक अनरिकॉर्डेड एसेट, यही जर्नलाइज हो गया। तो रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है आपका? क्रेडिट हो रहा है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट क्या हो रहा है आपका? डेबिट हो रहा है। तो यहां पे आ जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन आ गया आपका बाय 6,000। चलिए अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। अगली एडजस्टमेंट में क्या कहा गया है।
Machine is taken over by B for rupees 25,000. Given book value of the machine is 21,000. हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है. अगेन यहाँ पे पार्टनर की बात हो रही है. यहाँ पे हमने बना लिया जी आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया. Revaluation account. Then comes your capital account. Then comes your बैलेंस शीट. एडजस्टमेंट क्या कहती है आपका, यहाँ पे हमने बना लिया ABC. हमारी प्रेजम्पशन यहाँ पे क्या है, AB कौन से पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर है, और जो C है दैट इज योर इनकमिंग पार्टनर. दिस इज योर इनकमिंग पार्टनर, हमारी प्रेजम्पशन है. यहाँ पे बोलते हैं मशीन की वैल्यू कितनी थी आपकी, द वर्थ ऑफ मशीन वॉज 21,000. अब जो मिस्टर बी है एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो कहता है मुझे ये मशीन लेके जानी है. तो पार्टनर कहते हैं ठीक है आप ले जाइए, इसकी वैल्यूएशन डलवा दीजिए. वो कहता है ठीक है मैं इसे 25,000 में लेके जाऊंगा. तो 25,000, तो मशीन की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, यहाँ पे मशीन की वैल्यू बढ़ रही है. कितने से बढ़ी, 4,000. 25 बनाना ना वहां पे 25 तक, तो 4 से अगर वैल्यू बढ़ी है तो ये फायदा था या नुकसान था, ये फायदा था. और यहां पे हमने लिखा मशीन, फायदा यहां लिखा, यहां लिख दिया. अब मशीन कितने की हो चुकी है, 25. अब मिस्टर बी कहता है मुझे लेके जाना है. बाकी के पार्टनर कहते हैं ठीक है आप ले जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब यहां से माइनस कीजिए, 25,000 मशीन जा रही है, माइनस 0 हो गया यहाँ पे. और बी लेके जा रहा है, तो बी की ड्राइंग्स हैं, तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे, 25,000. यहाँ पे आप ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे, आप उस एसेट का नाम लिखेंगे. ड्राइंग्स किस फॉर्म में की गई हैं, या तो कैश फॉर्म में की जाएंगी या आपका एसेट फॉर्म में होंगी. कैश तो लेके गया नहीं, तो वो एक एसेट लेके जा रहा है, और उस एसेट का नाम क्या है आपका, मशीन. तो ये मशीन डेबिट हो गया. और बी क्या हो गया आपका, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया बाय द नेम ऑफ मशीन. ड्राइंग उसने जो की है मशीन की फॉर्म में की है. तो आई सपोज ये आपको क्लियर है. इसकी जर्नल एंट्री करें, जर्नल एंट्री करते हैं. अब सबसे पहले तो जर्नल एंट्री आएगी आपका 4,000 इंक्रीमेंट वैल्यू, तो इससे आपकी मशीन बढ़ी, मशीन एसेट है, तो मशीन अगर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट. कितने से बढ़ गया, 4,000. या आपको जर्नलाइज करना हो ना, सिंपल है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को पहले देख लो. तो मशीन क्या हो रहा है, ये रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट हो रहा है. मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रीवैल्यूएशन हो गया जी आपका, 4,000 से बढ़ चुकी है. अब मशीन तो बढ़ गई, अब पार्टनर लेके जा रहा है. अब वो पार्टनर जो लेके गया, उस पार्टनर का नाम क्या था, बी था. तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट. और वो क्या लेके गया, वो लेके गया मशीन टू मशीन अकाउंट. कितने की लेके गया वो, 25,000 की मशीन ले गया. यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट, कोई ऑब्जेक्शन, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. जैसे हम then there is a liability of 3,000 included in the bills payable that is not likely to arise. very simple, एक क्रेडिटर है, हम लिख लेते हैं, इसी के साथ कर लेते हैं. क्रेडिटर कुछ भी अमाउंट ले लो, 50,000 के क्रेडिटर हम मान लेते हैं. अब वो बोलते हैं एक क्रेडिटर है 3,000 का जिसे हमें पैसा नहीं देना पड़ रहा, वो है बिल पेबल की फॉर्म में है. हो सकता है कुछ भी रीजन रहा हो, वो पर्सन बिजनेस छोड़ के चला गया हो सकता है वो कंट्री छोड़ के चला गया हो सकता है कि उसे हम ट्रेस ही ना कर पा रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, तो वो क्रेडिटर अराइज ही नहीं हो रहा. टाइम बार डेट हो सकता है. टाइम बार डेट का मतलब है हर बिजनेसमैन देखता है कि जो उसका डेट होता है, उसको जो पैसा देना है किसी का, एक लिमिट होती है. ये नहीं होता कि आप 50 साल तक वेट करते रहोगे, हाँ जी हमने उस पर्सन का पैसा देना है, और अगर वो पर्सन टाइमली नहीं अप्रोच करता तो उसको टाइम बार डेट बोला जाता है. यहाँ पे बोला गया कि 3,000 रुपये अब हमें नहीं देना. चलो अब मान लो नहीं देना, अगर आपको पेमेंट नहीं करनी, चाहे क्रेडिटर है चाहे बिल्स पेबल की है, आपने पेमेंट नहीं करनी, तो आप क्या करोगे, आपका ये बिल्स पेबल बीपी लिख देते हैं जिसकी जगह बीपी कम हो गया. लाइबिलिटी का कम होना फायदा या नुकसान है, फायदा है. तो फायदा तो कहाँ पे आ जाएगा आपका, 3,000 यहाँ पे आ जाएगा बिल्स पेबल. जर्नलाइज करना है तो आप इस अकाउंट को देखिए. तो जर्नल एंट्री क्या बन गया आपका, यहाँ पे
बिल्स पेबल बढ़ रहा है कम हो रहा है? बिल्स पेबल आपका कम हो रहा है। तो बिल्स पेबल की नेचर क्या है? डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट है। कम हो रहा है तो आप क्या करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको वो वाली भाषा समझ नहीं आती है तो आप सिंपल से रखिए, इस अकाउंट को देख लीजिए। आपका यहाँ पे था रीवैल्यूएशन को आपको क्रेडिट करना है, कर दीजिए, और डेबिट करना है, बीपी को डेबिट कर दीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी एडजस्टमेंट्स बहुत सिंपल थी। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ आगे की एडजस्टमेंट्स करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज रिलेटेड टू वेरी सेम सिचुएशंस बिल्स पेबल की, जो यहां पे इन्होंने कहा है। एक और बोला, बिल्स पेबल आर टू बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब ये है कि रिटर्न बैक हटा दो। रिटर्न बैक का मतलब ये नहीं कि बढ़ा दो। यहाँ पे जो बोला गया, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स आर टू बी रिटर्न बैक बाय, बैक मतलब है हटा दिया जाए, तो वहां से आप लायबिलिटी को कम कर दीजिए और उस फायदे को रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दीजिए। देन 12th एडजस्टमेंट बोलते हैं, देयर इज लाइकली टू बी अ क्लेम फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म फॉर विच अ प्रोविजन ऑफ 1500 इज टू बी मेड। हमें लगता है कि हमने किसी का पैसा देना है, 1500 फ्यूचर में देना पड़ सकता है। कोई हम पे केस कर रहा है या कोई क्लेम कर रहा है या कोई पुलिस में गया है, हमें उसको 1500 देना पड़ सकता है। अगर मुझे 1500 रुपया देना पड़ सकता है तो मैं इसे किस तरह से ट्रीट करूंगा? मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान है। मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? लायबिलिटी मेरी बढ़ेगी। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में, यहाँ पे मैं एक वर्ड डाल दूंगा जो उन्होंने बोला हुआ है, क्लेम फॉर डैमेजेस या प्रोविजन फॉर डैमेजेस। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोविजन फॉर डैमेजेस कितने के थे? 1500। अब यहाँ पे मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी का बढ़ने का मतलब है मेरा नुकसान है, तो मैंने इस अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, जो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट है, यहाँ पे डाल दिया प्रोविजन फॉर डैमेजेस। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने सेम साइड पे लिख दिया। बेटा सेम साइड पे ये पोजिशनल स्टेटमेंट है, दिस इज योर अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट में ये डेबिट है तो ये डेबिट नहीं है, ये दिस इज योर लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड की नेचर क्रेडिट ही होती है। यहाँ आ सकता है, एक डेबिट एक क्रेडिट हो सकता है। अकाउंट में क्रॉस एंट्री होती है, यहाँ पे क्रॉस एंट्री नहीं होती है। आगे लेके चलते हैं, क्या कहते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 जुलाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इससे अटेम्प्ट करने के लिए मैं इसे अगेन रद्द कर रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डैमेजेस को लेके चलते हैं जी। इसके कैलकुलेशंस अच्छी हैं। एन ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 जुलाई। मैंने 1 जुलाई को एक ऑफिस इक्विपमेंट बाय किया था। चलो जी, कितने का बाय किया था? 30,000 का बाय किया था। लेकिन जो मेरा अकाउंटेंट था उसने इसको कहाँ पे डाल दिया? उसने इसकी एंट्री कर दी P&L में। भाई ऑफिस इक्विपमेंट बाय कर रहे हो, खर्चा नहीं है, ये एसेट में आना चाहिए था। चलो जी, उसने एक्सपेंस में डाल दिया उसको। एंड it is now to be brought into the books on 31st March 2024 after charging depreciation on written down value method। अब पहले तो उस एसेट की वैल्यू कंप्यूट कीजिए। अगर आपने 1 जुलाई को कोई एसेट लिया था तो डेप्रिसिएशन कब लगा होगा? 31 मार्च को लगा होगा। 31 मार्च को यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, 10% है। तो फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। 9 मंथ की ये आपकी कैलकुलेशन है। 9 मंथ का इसका 10% निकालो तो वो फिगर बनती है आपकी 2250। यहाँ पे साइड पे लिखी हुई है लेकिन आपको बता देते हैं। जैसे ये 30,000 है, इसका 10% फॉर 9 मंथ। दिस कैंसिल 3 4 देन 4 728 750। इसको मल्टीप्लाई करो, दैट गिव्स यू 0 15 21 22 2250। यही वाली फिगर आ रही है। तो 9 महीने का जो आपने डेप्रिसिएशन निकाला है दैट इज 2250 हमने कंप्यूट कर दिया। अब इसकी बची हुई वैल्यू कितनी है? 0 5 7, यहाँ पे 7 2775। अच्छा,
ये 31 मार्च 23, हम 24 तक का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन फिर लगेगा अगले साल में। डेप्रिसिएशन लगेगा जी आपका 30 टिल 31 मार्च 24। अब इसका 10% कितना हो गया 2775। और मशीन की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी 5, 7, 9 एंड 4, 24,975। ये आपकी मशीन की वैल्यू है। आपको मशीन की वैल्यू शो करनी है। तो ये मशीन आप फायदा है या नुकसान है? फायदा या नुकसान है? क्यों नुकसान है? ये तो फायदा हुआ ना। आपने तो उसको, अरे आपने तो इस मशीन को खर्चे में डाला हुआ था, अब इसको खर्चे से आपने रिमूव करना है। एसेट है भाई, अगर आपका एसेट, इसको क्या बैलेंस शीट में डालोगे नहीं डालोगे? बैलेंस शीट में यहाँ डालोगे ना मशीन। हमने अभी तक मशीन को डाला ही नहीं था। कितने का 24,975। अगर आप इसको इनडायरेक्टली भी देखिए, आप इतनी मशीन को P&L के डेबिट में डाल चुके हैं। P&L के डेबिट में डालने का मतलब है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो अब आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, आप उसे रेक्टिफाई करो। प्रॉफिटेबिलिटी आपने उसको खर्चा मान लिया, उस खर्चे की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, अब आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हो। आप कहते हो भाई ये तो मेरी मशीन है, मशीन एसेट है, यहां डाल दिया नेट फिगर। हमने फाइनल फिगर ले ली ना, हमने फाइनल फिगर ले ली। तो फाइनल फिगर कितने की 24,975। अब ये फायदा या नुकसान है? फायदा है। मेरा एसेट है भाई, एसेट को खर्चा ट्रीट नहीं कर सकते। एक तो यहाँ डाला और कहाँ पे आ जाएगा 24,975 यहाँ पे डाल दो। मशीन, आप बहुत लंबा सोच रहे थे, बहुत लंबा सोच रहे हैं कि पहले तो ये एसेट की एंट्री करो, एसेट है वहाँ से उसको P&L से हटाओ, सीधा यहाँ 30,000 लिखो, फिर 30,000 लिखो, फिर जो हमें खर्चा चार्ज करना चाहिए था फिर उसको एक्सपेंस को, भाई उसकी नेट फिगर ले लो। नेट फिगर ये मशीन थी, 1 साल का डिप्रिसिएशन, दूसरे साल का डिप्रिसिएशन। आज मेरे पास इस मशीन की वैल्यू कितनी है 24,975 है, और अभी तक मैंने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं इसे अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है आपका मशीन का, हो चुका है। एन अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ 5,000 बी प्रोवाइडेड फॉर, कि मुझे पैसा मिलना है। कितना मिलना है मुझे? 5,000 मिलना है। अगर 5,000 मिलना है तो मेरा एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है। अगर तो मैं एसेट में लिखूंगा एक्रूड, एक्रूड का मतलब ही होता है मुझे मिलना है। एक्रूड इनकम, कितने की इनकम है मेरी 5,000 की, मैंने इसको एसेट में डाल दिया। अब इनकम है तो डेबिट में जाएगी क्रेडिट में जाएगी? एक्रूड इनकम हाउ मच 5,000। कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाए ना, आप पहले डिटरमाइन कीजिए क्या ये एसेट है या लायबिलिटी है। अगर आपको लगा कि ये एक्रूड इनकम मिलनी है, एसेट है, एसेट है तो उसकी नेचर क्या है? डेबिट है। दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएगी? क्रेडिट में ही जाएगी। कभी भी 2 एंट्री डेबिट में नहीं जा सकती, कभी भी 2 एंट्री क्रेडिट में नहीं जा सकती। तो एक की नेचर डिटरमाइन कर लो, दूसरी आपको खुद पता लग जाएगा कि फायदा है या नुकसान है। चलिए जी, अगला बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑफ 1,000 डेबिटेड टू P&L अकाउंट। हमने P&L में 1,000 का खर्चा लिख दिया था, जबकि वो खर्चा किसका हुआ था? वो मिस्टर ए का खर्चा था, पर्सनल था, ड्राइंग्स थी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उसके साथ मुझे क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? मिस्टर ए के खर्चे को हमने बिजनेस का खर्चा ट्रीट कर लिया, तो क्या मुझे वो पैसा मिस्टर ए से लेना है या नहीं लेना? मुझे ये बताओ, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मिस्टर एक्सपेंस, बिजनेस का खर्चा, यहाँ पे एक्सपेंस ऑफ 1,000 डेबिटेड टू P&L अकाउंट बिलोंग टू पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ए। ए का पर्सनल खर्चा था, हमने उसको P&L में डाल दिया। भाई ए का खर्चा था, अगर ए का खर्चा था तो ए की गर्दन पकड़ो ना, ए को जाके पकड़ो भाई साहब, आपका खर्चा फर्म क्यों उठा रही है? ये तो आपका पर्सनल है, हम आपको डेबिट करेंगे उससे, हमें रिकवर करना है। 1,000 से ए को आपने क्या कर दिया? यहाँ पे उसको कर दिया, और ये अब ये 1,000
एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाकी रिवर्स एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दो जी रीवैल्यूएशन, और यहाँ पे आप लिखोगे एस कैपिटल। तो आपकी जर्नल एंट्री बन चुकी है। क्या जर्नल एंट्री बन गई? ए कैपिटल डेबिट, ए के डेबिट में लिख लो क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है, तो आप लिखेंगे ए कैपिटल डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, राइट। देन और a debt of 1000 which was written off as a bad debt last year were recovered by। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी टोन को चेंज किया हुआ है। यहाँ पे वो टोन को क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी पर्सन ने हमारा पैसा देना, उस पर्सन ने कहा कि मैं पैसा नहीं दे, अब वो तो बैड डेट हो गया था, लेकिन मिस्टर ए उसको फॉलो करता रहा और उससे 1000 रिकवर करके ले आया। तो अब ये 1000 ए का था या फर्म का था? फर्म का पैसा। फर्म का पैसा क्यों है? डेटर फर्म के थे, डेटर जो बैड हो गए, पर बैड हो गए, मिस्टर ए को काम दिया गया भैया आप जाएं इसको फॉलो कीजिए, अगर डूबता हुआ पैसा जो भागते चोर की लंगोटी सही जो पकड़ के ला सकते हो ले आओ। तो ये मिस्टर ए गया और उससे 1000 ले आया, बट अपनी जेब में रख के बैठा हुआ। तो क्या ए का पैसा है? नहीं भैया। तो ए को क्या करोगे? अगेन डेबिट करोगे, ए को डेबिट करो और यहाँ पे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दो कि भी सब पार्टनर्स के बीच में बटेगा। डूबा हुआ पैसा जो बटता है वो प्रॉफिट होता है, बैड डेट रिकवर जिसको हम कहते हैं। ओके जी, अब शुरू करते हैं आपका डेटर से रिलेटेड। अब जो डेटर से रिलेटेड आएगा दैट इज गुड। अब यही डेटर की कहानी है, लेके चलेंगे हम आपको, और एक शॉर्टकट से ही आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है, नहीं तो कई बार बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे लेके चलते बना ही लेते हैं जी। ये एक मैंने बैलेंस शीट बनाई है, दिस इज बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में बोला हुआ डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं जी हमारे? 50,000 के मेरे क्या है? डेटर्स है, लेस प्रोविजंस। प्रोविजंस हमने माने हुए हैं कि हमारा कितना पैसा डूबेगा? 10,000 भाई डूबेगा, 10,000 डूबेगा, और डेटर से मुझे कितना मिलेगा? 40,000 मिलेगा। बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने के हैं जी? 12,000 के, 12,000 के आपके बैड डेट्स हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको जर्नलाइज कर लेते हैं। जर्नलाइज आप पेपर में हो सकता है कि वो लिख दें कि आप इसे जर्नलाइज कीजिए या आप इसको ट्रीट कीजिए, अकाउंट्स में डाल के इसकी ट्रीटमेंट कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले तो बोल दिया बैड डेट। अगर कभी बैड डेट होते हैं तो बैड डेट का इम्पैक्ट किस पे आता है? डेटर पे आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है जी। तो आप क्या करेंगे जी? बैड डेट डेबिट। बैड डेट मेरा नुकसान है, लॉस है, दिस इज माई लॉस। बैड डेट कितने का हो गया मेरा? 12,000 का मेरा बैड डेट हो गया। और इससे मेरे डेटर्स बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? ऑब्वियसली मेरे डेटर कम हो जाएंगे। डेटर्स में से 12,000 का तो पैसा मेरा डूबने वाला है, तो मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे। तो बैड डेट मेरा नुकसान है, नुकसान को डेबिट किया और डेटर को मैंने कम कर दिया। अब इस नुकसान को कहां से इसकी भरपाई की जाए? हमारे पास कुछ पड़ा हुआ था, प्रोविजन पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली ये नुकसान सबसे पहले मैं कहां से चार्ज करूंगा? मैं प्रोविजन से ही निकालूंगा। तो प्रोविजन की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। इतने से प्रोविजन को आप क्या कीजिए? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आप क्या करेंगे? उसको डेबिट कर लीजिए। 10,000 रुपया तो हमारे पास प्रोविजन का पड़ा हुआ है, और नुकसान मेरा कितने का हो रहा है? 12,000 का। तो 2,000 का नुकसान मैं कहां से करूंगा? कौन से अकाउंट से लेके आऊंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। यस, रीवैल्यूएशन से 2,000 निकाल लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हाउ मच? 2,000। रीवैल्यूएशन से निकाल लिया, और इन दोनों से मैंने क्या किया? इसको हटा दिया। इस बैड डेट को मैंने, जो 12,000 का बैड डेट था, 12,000 का, वो मैंने यहां से दोनों से चार्ज कर दिया।
तो ये जर्नल एंट्री है जो आपको आनी चाहिए, लेकिन अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स में कैसे की जाएगी उसको ध्यान से समझना। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम एक बना रहे हैं जी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन, एंड नीचे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी बनेगी, बना लेते हैं जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेटर कितने के दिए हैं जी, समझ कितने के हैं, 50,000 के। अब जो इसमें प्रोविजन है, प्रोविजन को आप इस साइड पे लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कहीं पे ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आपको गलती नहीं करोगे। अब यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है, मेरा नुकसान कितने का हो रहा है, 12,000 का मेरा नुकसान हो रहा है, 12,000 का मेरा नुकसान हो रहा है, तो यहाँ से मुझे 12,000 डेटर से माइनस करना, मैंने 12,000 माइनस कर दिया डेटर से, बट मुझे ये जो 12,000 की चार्जिंग है मैं कहाँ से करूँगा, या तो मैं प्रॉफिट लॉस से करूँगा, प्रॉफिट लॉस की कहानी हमारी है ही नहीं, या मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से करूँगा, या प्रोविजन से। मेरे पास प्रोविजन कितने का दिया होगा, 10,000 का प्रोविजन है, मुझे इसको क्या करना है, 12 बनाना है, तो मैंने 2,000 रुपया कहाँ से ले लिया, रिवैल्यूएशन से, ये रिवैल्यूएशन, टोटल कितना हो गया मेरा, 12 हो गया। अब 12 में से ये वाला 12 दोनों साइड का माइनस कर दो, यहां से माइनस हो गया, यहां से माइनस हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए ये जो 2,000 का फायदा था या नुकसान था, दिस 2,000 जो मैंने लिया मेरा फायदा या नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है, तो वो कहां पे जाएगा आपका, यहां पे जाएगा प्रोविजन। दोबारा से रिपीट करता हूं, दोबारा से रिपीट करने पे कई बार चीजें बहुत जल्दी से समझ में आती हैं। डेटर थे 50 के, प्रोविजन था 10 का, नुकसान मेरा कितने का हो गया, 12। मेरे पास कितना पड़ा है, मेरे पास 10,000 पड़ा, तो मैंने क्या किया, 2,000 रुपया कहां से ले लिया, 2,000 रुपया मैंने रिवैल्यूएशन से लिया, यहां पे मिलाओ कितना बन गया, 12 बन गया। अब जब बैड डेट होते हैं तो दोनों साइड से आप 12,000 यहाँ से भी माइनस कर दीजिए, 12,000 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 50 में से 12 निकालो, कितना होगा भाई, 38, यानी कि डेटर कितने के रह गए, 38 के रह गए, और यहाँ पे प्रोविजन नाम का कुछ भी नहीं, इसकी डबल एंट्री आ जाएगी, इसकी डबल एंट्री। क्लियर है। इसी से मिलता जुलता एक अगला क्वेश्चन है, लेके चलते हैं। ये चीजें बाद में पक्का कंफर्म्ड है, जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, 6 मार्कर क्वेश्चन है, ये उसमें आते ही आते हैं, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, आइए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डेटर्स है 50,000, बैलेंस शीट बना लेते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट, जिसमें आपको दिए हुए हैं डेटर्स कितने के दिए हुए हैं, 50,000 के डेटर्स हैं, और प्रोविजन कितने का दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रोविजन, इजी हो जाएगा। प्रोविजन है आपका 5,000, ठीक है। अब वो कहते हैं 4,000 का डेटर बैड है, यानी कि पैसा डूबने वाला है, चलो डूबने वाला है, 4,000 यहां से माइनस कर दो, और वो 4 हमने कहां से निकाला, प्रोविजन में से निकाला, P&L से नहीं निकाल रहे, रिवैल्यूएशन से नहीं निकाल रहे, क्योंकि मेरे पास पैसा पड़ा है। प्रोविजन उसमें अभी कर देते हैं, पहले एक बार इसको समझ लो, इस पैटर्न को समझ लो, एरर नहीं होगा। मैं वो भी बता देता हूँ, इस साइड पे लिख के भी बता देता हूँ आपको। 50 है, 50 में से बैड डेट कितने के हो रहे हैं, 4, तो वो जो 4,000 है आपने प्रोविजन में से निकाल लिया, चार्ज कर लिया, तो प्रोविजन आपका कितने का रह गया, 1,000, और यहाँ पे कितने के रह गए जी आपके, 46,000। आगे बोलते प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन द रिमेनिंग डेटर इज टू बी मेंटेन्ड एट द करंट रेट।
करंट रेट, भाई करंट रेट। अब मुझे पहले बताओ कि यहां जो इन लोगों ने किया था प्रोविजन 5,000 था प्रोविजन, तो 5,000 प्रोविजन डेटर का कितना परसेंट बनता था? 5,000 का प्रोविजन डेटर, डेटर कितने के थे हमारे? 50,000 का कितना परसेंट बनता था? यही कह रहे हैं ना, प्रोविजन डेटर का कितना परसेंट। तो कितना आंसर आ गया? 10%। अब वो कहते हैं कि 10% का प्रोविजन बनाओ, 10% का प्रोविजन करंट रेट पे बनाओ, यानी कि 10% पैसा और डूब सकता है। 10% आपका पैसा क्या हो सकता है? और डूब सकता है। तो अब एग्जिस्टिंग डेटर कितने हैं तुम्हारे? 46 के हैं, क्योंकि इतना तो बैड हो चुका है। इसका 46,000 का 10% इज इक्वल टू 4600 बनता है। 4600 मेरा डूब सकता है। मेरे पास पैसा कितना पड़ा हुआ? 1000। प्रोविजन का कितना पड़ा हुआ है? 1000। लेकिन मुझे प्रोविजन बनाना कितना है? 46। तो इसमें मैं कितना प्लस करूं कि 46 हो जाए? प्लस 36 प्लस यहां था 1000, इसमें मैंने प्लस 3600 ऐड किया। अब जो मैंने 3600 ऐड किया है इसमें, ये जो मैंने प्रोविजन बनाया है, ये किस साइड पे जाएगा? रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन के किस साइड पे जाएगा? डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? ये बताओ। डेबिट में जाएगा। यहां पे आ जाएगा 3600 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। दिस इज क्लियर? मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, क्लियर है, क्योंकि ये आपको वर्किंग नोट्स करने हैं, ऐसे ही करने हैं। इस तरह से करने से थोड़ा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर आप उसको वैसे लेके चलते हो, यहाँ पे कितने का था भाई आपका? डेटर था 50 का था, इसमें से लेस प्रोविजन कितने का था आपका? प्रोविजन था 5,000 का। अब वो बोलते हैं कि प्रोविजन बैड डेट कितने हो गए, तो ये लेस का मतलब ये माइनस हो रहा है। अब वो कहते हैं कि इसमें से बैड डेट्स कितने हो गए हैं? जो 4,000 के। तो उसको 4,000 पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करोगे ना, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डबल एंट्री लेके चलो, मेरे ख्याल से इसमें आपको बहुत क्लियर कट हो जाएगा। डेटर यहाँ लिखा आपने, प्रोविजन यहाँ लिख दिया। अब वो बोलते हैं बैड हो गया, डेटर बैड हो गया, यहाँ से भी माइनस करो, यहाँ से भी माइनस करो। तो आपके डेटर कितने के हो चुके हैं? 46 के हो चुके हैं। प्रोविजन कितने का बच चुका है? 1000 का। अब वो कहते हैं और प्रोविजन लगाओ। जो प्रोविजन लगेगा वो डेटर की एग्जिस्टिंग वैल्यू पे, ये बुक वैल्यू पे नहीं लगेगा, ये जो करंट वाला आया इस पे लगेगा। इसका परसेंटेज हमने निकाल लिया। वो परसेंटेज हमने कैसे निकाला कि उन्होंने बोला पहले वाले का परसेंटेज कैलकुलेट करो। तो पहले प्रोविजन कितना था आपका? 5 का प्रोविजन 50,000 के डेटर पे लगा था, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10% आ गया। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं 10% का प्रोविजन आप और क्रिएट कीजिए। तो 10% का मैंने प्रोविजन 46,000 का मैंने 10% लगाया है। इसका 10% कितना हो गया? 4600 हो चुका है। अब ये 4600 का मेरा प्रोविजन है, मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है। ऑलरेडी मेरे पास कितना पड़ा हुआ है प्रोविजन? आपके सामने 1000 में कितना प्लस कर दिया? 3600। लाइबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है। लाइबिलिटी का बढ़ना फायदा या नुकसान है? ऑब्वियसली नुकसान है। नुकसान है तो वो कहां पे जाएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आ जाएगा। हमने उसको लिख दिया, एंड दिस इज द बेस्ट वे। आप इसकी जर्नल एंट्री से आप कर सकते हैं। आप कीजिए, मुझे बताइए। सबसे पहले तो जो बैड डेट हो गया, बैड डेट की एंट्री कीजिए। बैड डेट कितने का हो गया आपका? 4,000 का। तो बैड डेट डेबिट टू डेटर, बैड डेट डेबिट हो गया, डेटर हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे और प्रोविजन क्रिएट करना है। कितने का मैंने और प्रोविजन क्रिएट किया? जो 36। अब वो प्रोविजन क्रिएट करना है तो आप उसमें प्रोविजन लाइबिलिटी है, उसको लाइबिलिटी में लिखिए, रिवैल्यूएशन को डेबिट में डालें, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन। तो जनरलाइज भी आपका बहुत ईजिली हो जाता है। पहले बैड डेट्स हैं उसकी एंट्री कीजिए, उसके बाद आप जो प्रोविजन की एंट्री है उसकी कीजिए। तो ये क्वेश्चन अभी आगे आते जाएंगे, हम
टाइम टू टाइम उन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। मेरा पर्पस था कि पहले आपको यहाँ तक क्लियर कर देना कि ये क्या क्या आपके सामने आ सकता है या हम क्या क्या इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगली क्लास में वी वुड बी गोइंग आउट फॉर अ फुल फ्लेज क्वेश्चन। 2-4 अच्छे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे अच्छे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट डाल दूं, मैक्सिमम एडजस्टमेंट। खैर आपको 8 मार्कर क्वेश्चन तो आना नहीं है, 6 मार्कर आना है, लेकिन समझने के लिए एक बार तो एडजस्टमेंट डाल देंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हिडन गुडविल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद फाइनल जो करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे एंड आफ्टर दैट हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करूंगा बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आऊं आपके लिए। सो फॉर दैट काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन रियली वर्क आउट हार्ड एंड आपको बेटर से बेटर क्वेश्चंस ला के दे सके। थैंक यू, चाओ।